रातों रात सक्सेस मिली आपको, कहा लोगों ने, तो आपने कहा कि यार ये मेरे लिए ये रात 10 साल लंबी थी। 16 साल 16 साल लंबी थी। तो हम ये 16 साल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो कैसे, आपकी शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ पे आपका होम टाउन कहाँ पे है? मेरा होम टाउन सूरत है। मेरा नैनीहाल यहाँ था, इसलिए मतलब जन्म यहाँ हुआ मुंबई में। अच्छा। बाकी परवरिश पूरी सूरत में हुई। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक सूरत में रहा मैं, और वहीं पर थिएटर किया सालों तक मैंने। सबसे पहले मैं स्टेज पे चढ़ा था तब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। ओह। सूरत में ना मेरी स्कूल प्रवृत्ति विद्यालय, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी कि हर महीने जी। वो जो स्कूल असेंबली होती है ना, हाँ हाँ, गुजराती में सम्मेलन कहिए ना, साची है। तो पूरी स्कूल आएगी और हर एक क्लास में से आपको कुछ ना कुछ करना है। अपनी टीम बनाओ। आप चाहे गाना गाना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हो, न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, खुद ही बनाओ, खुद ही करो प्रेप एंड देन परफॉर्म। तो मैं 4th स्टैंडर्ड में था। अब कुछ मम्मी से, नानी से, दादी से कुछ जोक सुने थे, कुछ कहानियाँ सुनी थी छोटी मोटी वैसी। तो मैंने सोचा ये प्ले करते हैं। 6 या 7 मिनट का एक स्किट बनाया था मैंने, और खुद ही दोस्तों को बोला तू ये डायलॉग बोलना, तू ये बोलना, फिर मैं ये बोल दूंगा, फिर तू यहाँ आना, फिर तू ये बोल देना। वैसे करके हमने कुछ तैयारी की और जाके परफॉर्म कर दिया। और अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि वो जो मैजिक है, तालियों का, लाफ्टर का, रिएक्शंस का, ऑडियंस का, दैट स्टक विद मी यार। ताली में अलग बात है। कैसा कमाल कि मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसा अगर करूँगा ना, तुम ये बोलना, फिर मैं ये बोल दूंगा ना, तो शायद लोगों को मज़ा आएगा। उसी जगह पर उन्होंने ताली बजाई, उसी जगह पर लाफ्टर आया। तो उस उम्र में मुझे लगा कि ये कोई मैजिक से कम नहीं है यार। मैंने किसी को नहीं बोला था कि यहाँ हंसना है, ये कैसे हंस दिया। मुझे लग रहा था कि यहाँ शायद मजा आएगा, वहाँ कैसे ताली बजा दी इन्होंने। सो आई गेस समथिंग ट्रांसलेटेड। और वो मैजिक ऐसा था कि आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट। मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत मजा आता है। अब तब पता नहीं था कि एक्टर बनेंगे या एक्टिंग कोई प्रोफेशन भी है जिस पे आदमी जी सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ आइडिया था नहीं। और मैं आता हूँ टीचर्स के फैमिली से। अच्छा। सारे टीचर्स, सारे पढ़े लिखे, सब टीचर्स, सब वैसे लोग सारे, और सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाले लोग। अच्छा, वाह। घर पे ऐसा था कि तुम कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा होनी ही चाहिए, पर वो प्रोफेशन बनेगा कि नहीं वो किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी ने तब तक किसी प्रोफेशन बनाया ही नहीं था। तो करते करते सालों तक सूरत में थिएटर किया, और सूरत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थिएटर कंपटीशन करती है हर साल। ओह, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन ईयर फॉर सूरत आल्सो दैट वे। अच्छा। हम हर साल के एक शो के लिए हम लोग रिहर्सल करते थे। सब कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कोई पढ़ता है, और सब रात को 9 से 12 के बीच में रिहर्सल करते हैं। अच्छा, ये सब कामकाजी लोग हैं? सब कामकाजी लोग ना, मतलब प्रोफेशनल थिएटर जैसा कुछ नहीं था सूरत में। पर 12-15 थिएटर ग्रुप्स जो साल की एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे तो हम लोग 6-6 महीना तक रिहर्सल करना, और फिर एक शो करना, और उसमें जो नंबर आएगा वो उसके लिए। सो दैट्स हाउ आई केप्ट डूइंग थिएटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में। अच्छा। वो भी मतलब घर पे किसी ने डांट फटकार के नहीं करवाई, खुद करनी थी इसलिए की। मेरे को आपकी वो बात फिर से याद आ रही, वो एक प्ले के लिए साल भर रिहर्सल करते हैं सब? साल भर, 6 महीना तो रिहर्सल चलता था, क्योंकि प्ले जैसे शुरू हो गया, एक बार लिख लिया, उसके बाद रीडिंग करते थे। फिर सब नौकरी वाले लोग थे। पर वो थोड़े बहुत, जैसे जब मैं करती थिएटर तो 300-500 मिलते थे, वो मिलते हैं अभी भी? नहीं, अभी भी मिलते हैं इतने। तो मैंने मुंबई आके जब प्ले किया था ना 2004 में, हाँ, ये शुरुआत इतना ही है। इसमें क्या होता है ना थिएटर में, जैसे कि नया एक्टर आया तो थिएटर में पूछते भी थे कि अच्छा एक एंट्री और बैक स्टेज। अच्छा, एक एंट्री और बैक स्टेज? एक एंट्री देंगे और बैक स्टेज देंगे, और 350 का कवर, 450 का कवर। हाँ, कवर यार, कवर पर शो, मतलब हाँ, कवर में देते हैं, ऐसे नहीं देते। कोई कवर बोलता है, कोई नाइट बोलता है। नहीं, नाइट कवर ठीक है, नाइट थोड़ा लड़की के लिए नाइट। हर इवनिंग को शो है तो वो। और मैंने ये भी देखा है कि एक्टर्स जो होते हैं, जो चाहे बड़ा रोल हो छोटा रोल हो, एक्टर्स को थिएटर में काम बहुत करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। चाहे किसी को रिहर्सल करानी हो गई या कपड़े लाना हो गया, बैक स्टेज मतलब प्रॉपर। मुझे लगता है वो बैक स्टेज प्रोडक्शन तो वो हर एक एक्टर थिएटर जो करते हैं, शायद उनको वो आ ही जाता है, मतलब वो उसको आपको करना ही पड़ता है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये चीज़ ना आपको एज ए एक्टर ना बहुत हम्बल रखती है। कई बार मैं बताता हूँ क्या होता है, मैंने देखा है, हम ना टीवी में कभी काम करते हैं, अब हमको तो डे 1 से ही आदत थी, और मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई भी वैनिटी के बिना टीवी शो शूट होता है, तो वहाँ पे बड़ी सहूलियतें मिलती है। और जिस दिन आपको वैनिटी नहीं मिलती ना, आप चिढ़ जाते हो। अब आप गुस्से में वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप तो गुस्से में हो,
तो आपका काम खराब हो जाए। वही अगर आपने थिएटर किया होगा तो आपको पता है कि भाई ये सब करना पड़ता है, मेरे को मेरा काम करना है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हेल्प करती है हम्बल होने में एक्टर को? जिसने भी रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट में काम किया होता है ना, उनको इस सब से डील करने का तरीका पता होता है कि मेरा कोर काम अलग है और ये पेरिफेरल चीज़ जो है वो अलग है। ये है नहीं है, इसको डील अलग से किया जाए, पर इसका असर काम पे पड़ेगा। आपको लगता है लोग कोर किसी और को सोचते हैं कि अरे कपड़ा, वैनिटी, मीडिया, ये मेरा कोर है और बाकी तो कर ही लूंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो बिस्किट मेन प्रोडक्ट है ना, रैपर बाय, सही कहा। ध्यान सिर्फ रैपर पे है, बिस्किट कैसे भी होगी चलेगा, वैसा हो गया, उल्टा हो गया यार। सही बात है, सही बात है, अग्रीड। तो आपने 2004 में जब मुंबई में आके काम करने की कोशिश की तो आपने सबसे पहले थिएटर ही किया क्योंकि आप थिएटर से आए थे, या आपने टीवी के लिए भी कोशिश की या फिल्मों के लिए? नहीं, मैंने मतलब शुरुआत थिएटर से ही की, और रीज़न भी ये था कि उधर थोड़ा कॉन्फिडेंस दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सालों तक किया है, करता था। तो एटलीस्ट मतलब कोई पूछेगा कि कर पाओगे, तो उनको मैं तुरंत 3-4 ऑप्शन दिखा के कर सकता था कि हाँ ये कर सकते हैं। अब टीवी में और फिल्मों में मुझे पता नहीं था किससे मिलना है, और अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आता हूँ कि सर मैंने ये किया है, तो तब तो कोई वैल्यू नहीं है ना। सही बात है कि हाँ ठीक है बताएंगे। हाँ। और फिर आप वो एक ऐसी लिस्ट में चले जाते हो जहाँ पे वो आदमी बोलता है ये बहुत पकाते, ये नो पिक या तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मिलूं किससे, बात क्या करूं, जाके कैसे बोलूं मैं। मुझे लगता है कि जो बेचारे छोटे शहरों से आते हैं ना, किससे मिलूं, है ना, मुझे काम कैसे मिलेगा, कैसे पूछना, क्योंकि मैं तो ऑडिशन वाली थी ना, लाइनों में लग के हमने ऑडिशन दे दिया। अभी जब खत्म हो गया लाफ्टर चरण, तो काम कैसे मिलता है, किससे मिलना है, और क्या किससे जाके मिलूं मैं। और ये सवाल का जवाब किसी को नहीं मिलता, चाहे 2025 में भी अभी किसी को नहीं मिलेगा, और 2004 में भी आपको नहीं मिला होगा। नहीं, तो मेरे पास बाकायदा डायरी थी, मैं डायरी में लिखता था। जैसे कोई दोस्त हैं थिएटर में मिले जो यहाँ के हैं, जो सालों से यहाँ हैं, शायद वो लोग रिहर्सल ऑडिशंस पे जाते थे, तो कहाँ ऑडिशन है तो मुझे बताना, तो किससे मिलना है। तो तब के जितने कास्टिंग डायरेक्टर, छोटे मोटे जितने कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन सबको कोई किसी ने किसी का नंबर दिया, किसी ने किसी का नंबर दिया। तो मैंने बुक बनाई थी पूरी कि कभी ऐसा जाएंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, पर उससे कभी कुछ बना नहीं एक्चुअली। और टीवी तो अब इतना बड़ा था, 2004 से 2008-10 तक यार टीवी बहुत बड़ा था। बहुत मतलब हर महीने नई सीरीज़ आ रही है, नई सीरियल आ रही थी। इतना काम अगर बन रहा है, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कहीं नहीं मिला यार। क्या बात कर रहे हो, आउटराइट रिजेक्ट। टीवी में कभी नहीं मिला काम। और आपने बहुत ऑडिशन दिए? बहुत, मतलब जो गुजराती शोज बनते थे, फ्रॉम तारक मेहता टू पापड़ पोल और टू मेनी शोज जो बनते थे, जहां हम खुद जाके दे सकते थे ऑडिशन, वहां सब जाके दिए ऑडिशन। फिट नॉट फिट वाला जो होता ना। अच्छा, ये मुंह पे बोल देते हैं? हाँ, अब धीरे धीरे मैं समझा कि फिट नॉट फिट आपको नहीं बोल रहे हैं, वो उनके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट में आपका लुक नहीं बैठ रहा है, उसको बोलते हैं। अच्छा, मैं अभी भी नहीं समझी थी इससे पहले। तू तो नॉट फिट है, वैसे कैरेक्टर की बात नहीं, वैसे ही नॉट कितनी बेइज्जती है। मैं एक बार देने जाए इसको बोले फिट, और मुझे लगे मोटापे की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टर की बात करते हो। कैरेक्टर, और ये ज्यादातर होता था ये एड के ऑडिशंस में, टीवी सीरीज के ऑडिशन में। उसमें तो बहुत क्रिटिकल कास्टिंग होती है। फिट के नॉट फिट, मतलब ये फिट के नॉट फिट कैसे लाइन में खड़े हैं और एक के बाद एक जीवनी शुरू कर तुम इधर यार क्या बट वो समझना पड़ा, धीरे धीरे पता चला कि अच्छा इट हैज नथिंग टू डू विद योर टैलेंट। बट एक ऐसा लगता है कि जैसे ही आप वो दौर था जहाँ पे आपको टीवी चाहिए था और आप थिएटर करते थे, उस दौर में सर्वाइवल कैसा था? क्योंकि आप पढ़े लिखे भी थे ऑब्वियसली, आप एक ऐसे भी नहीं थे कि भैया कुछ नहीं आता, एक्टिंग ही आती है, आपको और भी चीज़ें आती हैं, आप काम करते। उसी ने बचाया यार इतने साल मुंबई में, है ना। मैं इंजीनियर था और मैंने सबसे पहले आके पकड़ लिया कंसल्टेंसी का जॉब, कि फ्रीलांस कंसल्टेंसी करूँगा। वाह। अब भगवान की बहुत बड़ी दया है कि ये सोच के आया था कि दोनों चीज़ें साथ में करनी है, तो मुंबई चलते हैं, इंजीनियरिंग एक्टिंग दोनों। अब दया ऐसी है कि मैंने सोचा था कि ऐसा कोई काम मिले कि 1-2 महीने के लिए वो प्रोजेक्ट करूं, फिर मैं वापस जाके ऑडिशन दे पाऊं या शोज़ कर पाऊं थिएटर में। एंड इमेजिन यार, आई गॉट अ जॉब इन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एज फ्रीलांस कंसल्टेंट। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, NPC, जिसके बारे में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, प्रोडक्शन इंजीनियर्स की है। NPC एक फंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सारी जगह पर मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काम करते हैं। तो ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर था यार, उसमें छोटी सी न्यूज़ आई थी, एंड प्रोडक्शन इंजीनियर्स रिक्वायर्ड, मेल योर CV at npcmum.vsnl.net, ऐसा कुछ तो था। ना कंप्यूटर है ना, तब तो ऐसे फ़ोन भी नहीं थे। तो मेरी कज़िन की कंपनी है पार्टी प्लानट करके, वो लोग किड्स बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके ऑफिस गया,
उसके ऑफिस में कंप्यूटर से मैंने मेरा CV मेल किया, 2 दिन तक वेट किया, कुछ आएगा, कुछ नहीं आया। तीसरे दिन जाके वापस देखा तो वो मेल बाउंस हो गया था उनका ईमेल आईडी शायद नहीं चल रहा था, कुछ था। फिर वापस दूसरी बार मेल किया और चौथे दिन फ़ोन आया क्या प्रतीक गांधी प्रोडक्शन इंजीनियर एंड कुछ सवाल पूछे मुझसे टेक्निकल, ये किया है, ये किया है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड ऑल। मैंने सर किया नहीं है, पढ़ा है। मैं जाके उनसे मिला। जब गया मैं तो ग्रैंड रोड में ऑफिस था NPC का, 3rd फ्लोर पे, पुरानी बिल्डिंग, और लिफ्ट ऐसी कि अब अभी ऊपर गई तो वापस नीचे नहीं आएगी और नीचे आई तो ऊपर नहीं जाएगी, या तो नीचे आएगी तो ऐसे धम धम। वैसे मैं जैसे जैसे ऊपर 3rd फ्लोर पे ऐसे देख रहा हूँ, एकदम फिल्मी सीन था, ऐसे देख रहा हूँ, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, बोला तेरी तो। फिर अंदर गए, पहला प्रोजेक्ट मिला और वो वाई में था, एक कंपनी में। हाँ। तो 3 महीने वाई चला गया। अच्छा वाई, अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह है यार। बहुत खूबसूरत जगह, और मतलब वाई में पहला प्रोजेक्ट किया। तब यहाँ पर एक नया प्ले ओपन होने वाला था गुजराती, मनहर गढ़िया करके, जो गुजराती थिएटर के PR करते थे, एंड आई गेस ही वाज द ओनली गाय जो PR संभालते थे। उनको मैं बचपन से जानता था। अच्छा। क्योंकि उनकी बेटी काजल और मेरी कजिन देवर फ्रेंड्स, तो हम लोग जब समर वेकेशंस में यहाँ आते थे तो उनसे मिलते रहते थे। तो मैंने जाके उनसे ही मिला था। अब नए प्ले का कोई तो पूजा करने वाला था, वो जो उद्घाटन करते हैं ना प्ले का, कि आज से रिहर्सल शुरू करेंगे। तो उनसे मिलने लेके गए मुझे अंकल के, देख लो ये भी एक एक्टर है और ये तुम कर रहे हो। तो कुछ नहीं आया। मैं तो वही चला गया। अब वहाँ पर प्रोजेक्ट ख़त्म किया और तब दिवाली के टाइम पे मैं सूरत जाने वाला था। तो वहाँ से फ़ोन आया कि जो तुम प्ले के लिए मिलने गए थे ना, उन लोगों ने बुलाया है तुमको। अच्छा, कब ओपन हो रहा है प्ले? तो ले 8 दिन में। बोले यार ये क्या काम होगा, अगर 8 दिन में प्ले ओपन होने वाला है और अभी आज मुझे बुला रहे हैं वो लोग, तो मैं मतलब क्या ही कैरेक्टर होगा। करेक्ट। बोला यार ऐसा करके क्या मतलब है। फिर भी एक दिन सोचा और मैंने मिलते तो हैं, जाके मिला। तो आई गॉट द प्ले। उन्होंने पहले जिस एक्टर को लिया था वो शायद इट डिडंट वर्क आउट, उनका डेट्स या कुछ तो डिडंट वर्क आउट, एंड देन सडनली लास्ट मोमेंट चेंज था ये। और वो आप थे? वो मैं था, वो मेरे पास आ गया काम। और प्ले ओपन होने वाला है अहमदाबाद से पहले 30 दिन के लिए, तो सीधा अहमदाबाद जाना है, प्ले ओपन करना है। और जॉब? तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था मेरा। प्रोजेक्ट ही था वो, प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। ओह वाओ। अब वहाँ पर ये शुरू किया मैंने, प्रोजेक्ट खत्म हो के मुझे रिपोर्ट बनाना था। तो मैं जहाँ पर अहमदाबाद में रहते थे, हम लोग एक होटल, छोटी होटल में रहते थे, रात को शो करना है, पूरा दिन कुछ नहीं है। मतलब यार इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। तो मैं सुबह वहाँ बाजू में ना एक वो साइबर कैफ़े था, वहाँ पर चले जाता था, क्योंकि तब लैपटॉप नहीं था। तो मैंने उससे बात की कि यार मुझे रोज़ चाहिए 2 घंटा। तो बोले हाँ ठीक है। और वहाँ पर मैं रिपोर्ट बनाता था अपना, कि रिपोर्ट सबमिट कर देंगे यहाँ से, तो शायद कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम वहाँ भी मिल जाए। अब लालच इतनी बढ़ती थी कि यार मुझे दोनों चीज़ करनी है, वो प्रोजेक्ट भी करना है और प्ले भी करना है। दोनों तब कर पाऊँगा जब दोनों मुंबई में मिलेगा। फिर 2-3-4 प्रोजेक्ट के बाद मुंबई में BST का प्रोजेक्ट मिला, जो BST बस सर्विस है, उनका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था। तो बड़ा प्रोजेक्ट TCS के पास था, मैन पावर प्लानिंग पूरा NPC के पास आया था। सो NPC की टीम में से आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम। तो हमने पूरा रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में, मतलब वो प्रोजेक्ट 1.5 साल चला। तो धारावी में बस डिपो है ना, वहाँ पर ऑफिस बनाया था हमने। तो रोज़ सुबह से शाम वहाँ पर हैं, और या तो फील्ड पे हैं, और रात को कभी कभी शोज़ कर लेते थे। So that's how that helped me survive. वाह, बट ये बात बहुत सही बात है। ये बीइंग गुजराती ना, आदमी को ये पता होता है कि यार खाली जुनून से नहीं होगा, थोड़ा सा होश रखना बड़ा ज़रूरी है, जोश के साथ, कि भाई हाँ मैं मेहनत कर लूँगा, हाँ मैं ऑडिशन कर लूँगा, लेकिन मुझे एक जॉब चाहिए जो मेरा सर्वाइवल करे। अदरवाइज फैमिली के भरोसे आप कितना रह सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने पहला एक प्ले किया ना, वो कमर्शियल प्ले था। हाँ करेक्ट। अब वो कमर्शियल प्ले में मुझे पता नहीं करके ऐसा लगा कि यार इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज एक फॉर्मूलेटिक सेटअप है। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है एज एन एक्टर इतनी। तो अगर मुझे एज एन एक्टर खुद को चैलेंज करना है, कुछ सीखना है, तो फिर वो अलग वर्ल्ड है। वहाँ पैसा ज़रा भी नहीं है। इधर तो थोड़ा बहुत भी था, वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं। कमर्शियल में तो भी, क्योंकि कमर्शियल में क्या है ना कि आप भले 400 रुपये का कवर है पर शो, पर महीने के 35 शो हैं। गुजराती प्ले में तो खास करके तब तो ऐसा था कि महीने के 35 प्ले जैसे ओपन हुआ, पहले 2-3 महीने में तो आप 150 शो कर लोगे। वाह, 400 के हिसाब से तो हाँ, तो मतलब वो सही था कि रेंट भी निकल जाएगा, खाना पीना भी निकल जाएगा, ठीक ठाक। पर जब मैंने दूसरा रूट लिया तो वो तो ऐसा है कि आप 3 महीने रिहर्सल करोगे,
फिर महीने के 3 शो होंगे, बस। चौथा शो कब होगा किसी को नहीं पता, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल प्ले है। तो वो ऐसा नहीं है कि इसमें भीड़ उमड़ पड़ेगी या ये। तो पृथ्वी की 2 डेट मिली, एनसीपी एक्सपेरिमेंटल की 3 डेट मिली, उतने शोज हैं अभी, उससे हम प्ले ओपन करेंगे। 5 शो के बाद भविष्य नक्की होगा कि क्या होने वाला है, आगे के शोज मिलेंगे नहीं मिलेंगे किस। बट हार्ड कोर एक्टर्स थिएटर ऐसा, मतलब जहाँ को जहाँ मज़ा आता था कि यार ये है, इसमें एक एक शो में ऐसा पूरा जान निकाल देने में मजा। जिसका सोलो होता आगे आके कि मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो, है ना, ये जो मेन होता है ना, उसका क्या थिएटर में ना ये आवाज हमारी कुछ और है, लेकिन जैसे ही थिएटर में जाते आवाज क्यों ऐसा हो जाती है ना। हाँ, वो यहाँ से आवाज निकालो, हाँ, यहाँ से, अरे बहुत मजा आता था यार। इधर आजकल के लिए, मैं भी तो आजकल की हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इधर से बोलते हैं लोग, लेकिन थिएटर वाले इधर से बोलते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मैंने जब अपनी राइटिंग शुरू की थी, मैं 18 साल का था बच्चा, तो मैं सबसे पूछता था, मैं कहा सर क्या करूं, सर मेरे को सीखना है, सर मेरे को सीखना है। तो कुछ लोगों ने बोला बुक पढ़ो, कुछ लोगों ने बोला थिएटर करो। जब तक मैं थिएटर करने के लिए 2-3 लोगों से मिला, वो थिएटर वाले टीवी के सीरियलें बनाने लग गए थे। तो मैंने लापतागंज जैसे सब कुछ सीरियलों के डायलॉग्स लिखने चालू किए, और तब मुझे ठीक ठाक 30-40 हज़ार रुपये मिलते थे 2008 में। वाह। और मैं 18 साल का बालक, तो मैं तो ऐसा, अब मेरे को सीखना था, क्योंकि सब बोलते थे थिएटर, तूने वो प्ले देखा है? फिर पता चला कि बहुत सारी अपनी फिल्में जो हम कॉमेडी फिल्में देखते हैं वो थिएटर पे प्ले पे बनी है, प्ले की स्क्रिप्टों पे। तो मैंने बोला यार प्ले तो करना ही करना है ये वो। लेकिन जब मैं गया मेरा दिल ही टूट गया। जो आप बोल रहे हो ये 450 रुपये, ये मैं उस नज़र से नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे क्यों कम दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि थिएटर पे इतनी मेहनत है ना, तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए। थिएटर का सबसे बड़ा मेरा, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने अपने जीवन में एक प्ले देखा, मेरा देख के ना मैं मेरे से देखा नहीं गया मेरे को, मतलब क्योंकि मैं वो आर्ट की तरफ जा ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये एक एक्टर 6 महीने काम करेगा, बच्चों की फीस, काम, मेहनत, सपने सब छोड़ के वो बेचारा उधर काम करेगा, और उसको जब हम देखेंगे और 300-500 रुपये में हम देखना चाहते हैं उसके 1.5 घंटे की, उसके 6 महीने की मेहनत, इट्स रियली अनफेयर। और उसके बाद अब जब मैं देखता हूँ तो वो तो मेरे को और ही खराब लगता है, बिकॉज बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए हैं। आई नो यार, पोस्ट पैंडेमिक तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और मतलब अभी भी मेरे गुजराती दोस्त हैं, वो प्ले बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो और वो उनका स्टूडियो का काम है। तो मैंने बोला सर को, बोले ना हर्ष, मैं तो पिक्चर बनाओ આપણે મસ્ત કંઈક પૈસા કમાઈએ। ના હર્ષ, આમ બી થિયેટરનું છે ને આજકાલ એટલું સારું ચાલતું નથી ને, somebody has to be there, કોઈએ તો ચાલુ રાખવું પડશે, એટલીस्ट कोई एक थिएटर प्ले अच्छा जाएगा तो लोग देखेंगे। बट ये तो बहुत सैड है, सीरियस। और ये पूरे इंडिया में, मैं बाहर नहीं ऐसा एग्जैक्टली है ना, आप जब बाहर नहीं, देखो गुजरात पंजाब पैसे की बात हो रही है, पैसा भी सेम है 350-400, और अगर सीनियर हो गए तो फिर 500। हाँ, सीनियर हो गए तो 500। अभी तो खैर चलो थोड़े आंकड़े इधर उधर हुए होंगे, पर उतना वो तो सब सेम ही है सर। 700 पे ही आए होंगे। पर लंदन देखो यार, कितना है वहाँ थिएटर, एक प्ले का कॉस्ट फिल्मों से 5 गुना है। एग्जैक्टली कोई है आर्टिस्ट की कदर है भारतीय। खुद ही जाना चाहता हूँ भाई, मेरा करना उधर, हाँ, क्योंकि ये तो इसको तो मैं कर लूंगी भाई। उधर के मतलब $4000 भी, पाउंड भी मिलेंगे ना तो मैं कर लूंगी उसमें। मेरे को कोई 5000 पाउंड नहीं चाहिए। आप मेरा 4 में करवा दोगे? हो जाएगा, चले ना, करते हैं कुछ, हम ही जाके शो करते हैं। पर मैं एक्चुअली ये चेंज खुद पर्सनली चाहता हूँ कि इंडिया में हो। यस, होना चाहिए यार थिएटर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको जो थिएटर को प्यार करता है, खर्चो 10,000 की टिकट, आप जब 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर सकते हो, आप जब खाना खाने जाते हो तो आप 10-12 हज़ार रुपये का खाना खा सकते हो, विस्की पीनी है तो आप ब्लैक लेबल या बड़ी वाली विस्की पीते हो, तब आप नहीं देखते कि 6,000-7,000 की क्यों। लेकिन आप जब थिएटर में जाते हो, और वो थिएटर तो प्योरेस्ट फॉर्म है एक्टिंग का, कोई कट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सिर्फ एक एक्टर, आवाज़, उसकी एक्टिंग और उसका कन्विक्शन आपको रुला देगा। मैंने लास्ट प्ले पता क्या देखा, मंत्रा का कौन सा प्ले था? अभी जो रिसेंटली वो लोग करते हैं वही ना, ग्रुप मिलके कोई करते हैं, कुछ है ना वो ना, उनका पहला के दूसरा शो था, तो मैं गई देखने। अरे ये कर रही, इतनी मेहनत मेरे को लगे, मेरे को ना मेरा अंदर का तब ना एक्टर जागा था, क्योंकि मैं थिएटर कर, मेरे को लगा मैं 5 लाख का चेक दे सकती हूँ क्या। फिर ये बोलेंगे आप टीवी करने आए तो हमें खैर, मेरे को लगा गुस्सा ही ना कर जाए, पर मेरे को लगा मैं एप्रिसिएशन, वो था ना एक वो दे रही हूँ, तो मेरा बड़ा दिल करता है कभी कभी देने में। वैसे दे सकते, गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, कौन करता है गुस्सा पैसे देने में? पैसे लेने में कोई गुस्सा नहीं करता। पर उसमें आप दूसरा आइडिया भी कर सकते हैं। क्या भाई? पूरा एक शो लगाओ। सच्ची? पैसा डायरेक्ट क्यों देना है, शो लगा के दो ना, एक दैट्स अ बेटर आइडिया। नो,
रीच आउट टू न्यू अपने लोगों ऑडियंस। को बुलाओ देखने हाँ, रीच आउट टू न्यू ऑडियंस। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं कौन से एक सेशन में भी मैंने यही बोला था कि अभी जैसे सब डिजिटल हो रहा है ना, हाँ सब आपके फिंगर टिप पे है, सो वो जो रियल टच, रियल फील है ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। सही बोल रहे हो। Theatre as a live medium will be exclusive, and we will command that exclusivity soon enough. करेक्ट Because लोगों को एक्चुअली सब कुछ डिजिटली देख रहे हो ना आप, Correct. तो आपको लाइव प्रॉक्सिमिटी मिसिंग है कहीं पे। आप देखो ना क्यों हुआ ये पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में, देर आर कडल क्लब्स, आप जाके डॉग्स के साथ कडल कर सकते। यू वांट दैट टच, यू वांट दैट फील, वही नहीं हो रहा ना। तो आज के ये मुझे लगता है इसके चलते थिएटर एक्सक्लूसिव हो जाएगा, है ना। आई होप कैसा हो। थिएटर में तो मतलब ये अभी तो सबसे पहले आपका कंपटीशन कहाँ होता था जी एज एन एक्टर? चलो कुछ लोग बोलते हैं दूसरे एक्टर के साथ, हाँ विच इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि दो अलग इंडिविजुअल की कंपटीशन हो ही नहीं सकती। करेक्ट अग्रीड जैसे आप सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता, तो वो कंपटीशन, पर फिर भी एक्टर की कंपटीशन होती है सपोज एक्टर्स से या दूसरी फिल्मों से। राइट अभी तो आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन है मोबाइल से। लोगों का अटेंशन स्पैन कितना है? कुछ सेकंड्स का है, 7, 8, 10, 15 सेकंड। यस यस तो अगर लाइव शो में आई एम नॉट गुड इनफ, 10-15 सेकंड में तो वो व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो मतलब आपको उनको बांध के रखना है 1.5-2 घंटा, उससे ऊपर कोई चैलेंज ही नहीं है। एंड आई थिंक वो होना चाहिए। और आप मतलब बिकॉज आप लोग हो ही इतने महारथी थिएटर के, तो आई एम श्योर वी शुड डू समथिंग। तो अभी भी अनाउंसमेंट होती है कि अपना वाइब्रेशन पे कर लीजिए मोबाइल। सब करते हैं, होता है पर मज़ा क्या होता है यार, मज़ेदार क्या होता है? अब जितने अंकल आंटी आते हैं, हाँ जी। थोड़े मुझे मतलब बताइए विद क्या नो बोलेंगे। ऑफेंस टू देम, बट अब मोस्टली मैंने आंटियों के साथ देखा है ऐसा, इतना बड़ा पर्स, हाँ इतना सा मोबाइल। अनाउंसमेंट हुई कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि कलाकारों को और नाट्य रसिक जनता को दिक्कत ना हो। ओके, 2 बार अनाउंसमेंट हुई, सब ठीक चल रहा है। सडनली एक करेक्ट पॉइंट पे जहाँ प्ले एकदम पीक हो रहा है, वहाँ पर टीनिंग 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 और बजता ही रहता है। नहीं बजता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है मेरा नहीं है। वो बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बाजू वाला कोई बोलेगा क्यों थेपलों में लिपट जाता है सर? आपका फ़ोन। हमारा फोन जब तक वो ढूंढ रहे होते हैं तब तक रिंग बंद हो गई, करेक्ट। तो उनको लगता है ठीक है हो गया बंद। नहीं भाई, पर वो सामने वाले को तो पता नहीं, वो वापस बजाएगा। तो वो वापस ढूंढना शुरू करेंगे। ऐसा जब 3 बार होता है, बाय द टाइम दे रीच आउट टू देयर फोन एंड दे स्विच इट ऑफ, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नो कि कैसे स्विच ऑफ करना है। हाँ हाँ बाजू वाला लेगा, बंद करेगा। ये साइलेंट करेगा तब तक। और वो पति कर रहा होता है कि चाबी किधर रख के गई है तू। इतनी पेशेंस चाहिए होती है ना उसमें। यार, पर हाँ ठीक है, तो But गुस्सा थिएटर तो थोड़ा आता पेशेंस भी सिखा देता है कि आपको तो वो बेल के साथ साथ ही डायलॉग भी निकलते हैं ना फिर, क्योंकि बेल का इंतजार नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो चिढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं कि आप कर लो पहले, हाँ आप कर लो सर, पहले। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा यार। आप अब देख क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज डिफिकल्ट कि एक तो इतने सारे के बाद मैं आपको पूरी ऑडियंस को 800 लोगों की 800 लोग हैं, उनको एक इमोशन तक पहुंचाया है। अभी मैं कुछ और करने जा रहा था तब तक ये चल रहा है, तो मतलब सबका और आप एक जब अगर आप इमोशनल कुछ चीज सीन कर रहे हो तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। कॉमेडी में फिर भी कर सकते। मुझे ऐसा लगता है यार एक्चुअली कि मैं अभी एक की गलती से बाकी सबका वो मेक बिलीव का वर्ल्ड क्यों तोड़ दूं। सही बोले। खैर वो रिंगटोन से टूट ही जाता है, Correct, बट but फिर भी फिर भी आपको हाँ, लगता वो- है कि नहीं यार जमा के रखते हैं थोड़ा।